वेलकम टू फिजिक्स विद पीएस। माई सेल्फ पंकज। आज अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 05 की बात करते हैं और आज अपन शुरू करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है और विद्युत फ्लक्स के लिए अपन गाउस के नियम की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। ये अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर है 5। तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक बड़ा चैप्टर है, तो अपन हो सकता है इसमें काफी टाइम लग जाए अपने को, लेकिन जो भी चीज पढ़ेंगे अपन बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, तो वीडियो के साथ जुड़े रहना है लास्ट तक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 05 के अंदर अपन बात करते हैं विद्युत फ्लक्स की। विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको बोलते हैं अपन इंग्लिश में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बच्चों? मान लो अपने पास कोई एक विद्युत क्षेत्र है, ये आपके पास विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में मैंने किसी एक पृष्ठ को रखा, मैंने कोई एक पृष्ठ रख लिया। इस पृष्ठ से जितनी विद्युत बल रेखाएं पास होती हैं या जितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं, उन विद्युत बल रेखाओं की संख्या को अपन क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। अपन ने क्या किया, एक विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र में अपन ने कोई भी एक पृष्ठ रख दिया। अब इस पृष्ठ से क्या होगा? विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी, तो उन विद्युत बल रेखाओं की संख्या को अपन क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। अब ये फ्लक्स की बात करें तो इस पृष्ठ से जितनी ज्यादा विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी, इसका फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा। अगर इसमें विद्युत बल रेखाएं कम गुजरती हैं, इसका मतलब इसका फ्लक्स क्या है? कम है। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? जब अपन किसी विद्युत क्षेत्र में कोई भी एक पृष्ठ रखते हैं तो उस पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या। अब अपन बात करते हैं बच्चों एक्चुअल में विद्युत फ्लक्स होता क्या है। अपन बात करें कि यदि आपके पास कोई भी एक पृष्ठ है, जैसे ये वाला पृष्ठ है, और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल है मेरे पास S। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? S है। अब अपन बात करते हैं, एक छोटी सी राशि आती है अपने पास, क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल वैसे तो अदिश राशि होती है, अपने को पता है, क्षेत्रफल की कोई दिशा नहीं होती है। लेकिन जब अपन विद्युत फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स की बात करते हैं, तब अपने पास ये जो क्षेत्रफल सदिश है वो सदिश राशि बन जाती है। कैसे? अगर मान लो मेरे पास इस पूरे का क्षेत्रफल कितना है? S, तो मैं इस का एक छोटा सा भाग ले रहा हूं या छोटा सा पार्ट ले रहा हूं ds, जिसको मैंने बोला है क्षेत्रफल सदिश। अब ये क्षेत्रफल सदिश क्या होता है बच्चों? ये किसी भी पृष्ठ के हमेशा लंबवत होता है ऐसे, और ये लंबवत किसके होगा? इस वाले पृष्ठ के। अगर अपन क्षेत्रफल सदिश की बात करें तो क्षेत्रफल सदिश हमेशा पृष्ठ के क्या होता है? लंबवत। और ये क्षेत्रफल सदिश ही अपने को बताता है कि विद्युत क्षेत्र में आपने पृष्ठ को किस तरीके से रखा है। तो बात करते हैं आगे। मान लो आपने इस पृष्ठ को कहां पर रख दिया? किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर रख दिया। किस तरीके से रखा है उसकी बात करते हैं अपन। ये आपके पास विद्युत क्षेत्र था, और इस विद्युत क्षेत्र के अंदर आपने इस पृष्ठ को ऐसे रखा, और मान लो ये इसका क्षेत्रफल सदिश है। मैंने इस पृष्ठ को एकदम से सीधा नहीं रखा, इसको थोड़ा सा झुका दिया ऐसे किसी कोण पर। तो यहां पर ये तो हो गया आपके पास क्षेत्रफल सदिश, और आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, जिसको अपन ने ई से प्रदर्शित किया है।
अब ds क्षेत्रफल सदिश है तो इसको भी सदिश रूप में लिखें। और इन दोनों के बीच का जो कोण है वो कितना है, थीटा है। देखो विद्युत क्षेत्र और ds के बीच का कोण कितना है, थीटा। अब यहां से फ्लक्स क्या होगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं इस क्षेत्रफल अल्पांश से। ये जो अपन ने अल्पांश लिया है क्षेत्रफल छोटा सा भाग, तो बात करें अपन क्षेत्रफल अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स, निर्गत विद्युत फ्लक्स। तो देखो बच्चों, अपन ने बात की थी कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी पृष्ठ में से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या। लेकिन मैं बात कर रहा हूं किसकी, इस छोटे से अल्पांश की। तो इस छोटे से अल्पांश का विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, छोटा सा ही होगा, क्योंकि इसमें से कम विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी। तो इस अल्पांश से निर्गत जो विद्युत फ्लक्स है उसको मैंने बोल दिया डी फाई ई। वैसे अपन विद्युत फ्लक्स को किससे लिखते हैं, फाई ई से। तो मैंने कहा इस पूरे पृष्ठ को छोड़ दो आप एक बार, अपन बात कर रहे हैं किसकी, इस अल्पांश की। इस पूरे क्षेत्रफल का एक छोटा सा हिस्सा लिया है मैंने, जिसको क्षेत्रफल अल्पांश बोला है। तो उस अल्पांश का विद्युत फ्लक्स क्या होगा, डी फाई ई। और ये होता है बच्चों किसके बराबर, विद्युत क्षेत्र और इस क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर। ध्यान से देखो, E और ds का क्या किया है अपन ने, E व ds का अदिश गुणनफल किया है, अदिश गुणनफल, या आप इसको बोल सकते हो डॉट प्रोडक्ट। तो ध्यान से देखो, अपन ने फ्लक्स को कैसे डिफाइन किया कि यदि अपन किसी पृष्ठ को किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वहां पर विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स। तो अगर अपन इस डॉट प्रोडक्ट को हटाएं तो अपने पास क्या बनेगा, ई ds कोस थीटा, या अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ई का मैग्नीट्यूड ds का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। तो ई ds कोस थीटा, ये अपने पास इस अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स आ गया। अब अपन इसमें एक दो कंडीशन की बात करते हैं कि आप पृष्ठ को किस तरीके से रखो तो फ्लक्स कितना होगा। चलो बात करते हैं आगे इसके अपन कुछ स्पेशल केस की। मैंने कहा था कि यहां पर जो क्षेत्रफल सदिश होता है ds, ये ds ही अपने को ये बताएगा कि आपने पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र में किस तरीके से रखा है। पहला स्पेशल केस है, उसमें मैं आपको बोल रहा हूं कि इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो, अगर थीटा आपका क्या हो, 0 डिग्री हो, तो अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखो फ्लक्स कितना होगा। आपको पता है कि थीटा किसके बीच का एंगल है, ई और ds के बीच का एंगल है। तो ध्यान से देखना, अपन बात करते हैं इसकी, ये नोट करो एक बार। नोट कर लिया बच्चों, आगे देखते हैं। इसको इतने से तो मिटा रहा हूं। अब देखो पहली चीज है अपने पास थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। थीटा किसके बीच का कोण है, ई और ds के बीच का कोण है। ध्यान से देखो, मान लो मेरे पास ये एक विद्युत क्षेत्र है जिसमें अपन ने पृष्ठ को रखा था, इसी विद्युत क्षेत्र में अपन ने पृष्ठ को रखा था। अब पहली कंडीशन है अपने पास थीटा 0 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखो, ये आपके पास पृष्ठ था, ये इसका क्षेत्रफल सदिश। 0 डिग्री का मतलब ये है कि जिधर आपका ई है उधर ही ds है, तभी दोनों के बीच का कोण कितना हुआ, 0 डिग्री। अच्छे से समझते हैं इसको। मान लो मेरे पास ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, इस पूरे का क्षेत्रफल मैंने s मान लिया।
तो इसका एक छोटा सा भाग अपन ने ds लिया है, ये क्या है ds। अब देखो इस पृष्ठ को अगर मैं ऐसे रखूंगा तो अपने पास E और ds दोनों के बीच का जो कोण है वो कितना होगा बच्चों 0 डिग्री। ये पृष्ठ है, इसको मैंने ऐसे रखा तो देखो E भी इस डायरेक्शन में है और ds भी इधर ही है। E और ds के बीच का कोण जब 0 होता है तब अपन क्या बोलेंगे कि ये जो पृष्ठ है वो विद्युत क्षेत्र की क्या है लंबवत है। मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि ds ही अपने को बताएगा कि आपने विद्युत क्षेत्र में पृष्ठ को किस तरीके से रखा है। तो यहां पर मैंने इस पृष्ठ को ऐसे रखा तब आपके पास E और ds के बीच का कोण कितना हो गया 0 डिग्री। अब देखो ये वाला पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की क्या हो गया लंबवत। इस कंडीशन में फ्लक्स देखो क्या हो जाएगा, आपने बोला डी फाई पी इक्वल्स टू ई डी एस कॉस 0 डिग्री और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1। तो यहां पर फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास ई डी एस। यानी अब ध्यान से देखो cos 0 पर मैक्सिमम होता है, यानी इस पृष्ठ को अपन विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखेंगे ना तो इसमें से अधिकतम विद्युत बल रेखाएं पास होंगी। यानी इस वाली स्थिति में फ्लक्स का मान क्या होगा अधिकतम होगा। बात करते हैं दूसरी कंडीशन की कि इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, यदि E और ds के बीच का एंगल कितना हो 90, इसका मतलब देखूं यहां पर तो था 0, अब मैं इस पृष्ठ को ऐसे घुमा दूं इस तरीके से तो अब आपके पास ds ऊपर की ओर और विद्युत क्षेत्र ऐसे, दोनों के बीच कोण कितना हो गया 90 डिग्री। देखो पृष्ठ को मैंने ऐसे रखा है, अब E और ds के बीच का कोण जब 90 डिग्री होगा तो अपन क्या बोलेंगे कि पृष्ठ जो है वो विद्युत क्षेत्र की क्या है समांतर है। और इस वाली कंडीशन में फ्लक्स कितना हो जाएगा ई डी एस कोस 90 और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 0। तो यहां पर फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। यानी जब आपने पृष्ठ को क्या किया विद्युत क्षेत्र के समांतर रख दिया ऐसे, विद्युत क्षेत्र के समांतर, तो अब इसमें से कोई विद्युत बल रेखा नहीं गुजरेगी तो फ्लक्स क्या हो जाएगा इसका 0। बात करते हैं अपन तीसरी कंडीशन की। तीसरी कंडीशन क्या बनती है बच्चों यहां पर कि यदि आपके पास थीटा कितना हो 180 डिग्री। अब 180 का मतलब क्या हुआ ध्यान से देखो, ये ds आपका इधर है, ये रहा ds। पहले मैंने इसको ऐसे रखा था तब E और ds के बीच का कोण 0 डिग्री, फिर मैंने इसको ऐसे घुमाया, अब E और ds के बीच का कोण 90 डिग्री। अब मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं तो ds आपका इधर है, विद्युत क्षेत्र आपका इधर है, तो इस बार थीटा कितना हो गया 180 डिग्री। तो यहां से फ्लक्स कितना आ जाएगा ई डी एस कोस 180 डिग्री और कोस 180 की वैल्यू क्या होती है -1, तो डी फाई ई इक्वल्स टू आ जाएगा -ई डी एस। ये थी अपने पास फ्लक्स की स्थिति। या अपन पृष्ठ की बात करें तो पृष्ठ को अपन ने विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा, पहले उसको 0 डिग्री पे, फिर 90 डिग्री पे और फिर 180 डिग्री पे। अब देखो बच्चों ध्यान से, अपन ने यहां से ये बोला है कि फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव भी होती है, 0 भी होती है और नेगेटिव भी होती है। यानी फ्लक्स है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। इसके लिए कंडीशन क्या है कि यदि आप पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखते हो तब तो E और ds के बीच का कोण 0 डिग्री, तो वहां पर तो फ्लक्स क्या हो जाएगा मैक्सिमम। देखो ऐसे रखोगे ना तो इसमें से अधिकतम विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी, यानी फ्लक्स क्या हो जाएगा ज्यादा। फिर अपन ने बोला कि आप विद्युत इस पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र के समांतर रख दो, समांतर रखोगे तो E और ds के बीच का कोण 90 डिग्री, E और ds के बीच कोण 90 डिग्री होगा, तब आपका पृष्ठ क्या होगा विद्युत क्षेत्र के समांतर, और उस वाली कंडीशन में फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। बात करते हैं थीटा कितना हो 180 डिग्री। 180 का मतलब ds इधर हो
और विद्युत क्षेत्र इधर हो, दोनों एक दूसरे के विपरीत हों, तो थीटा आपके पास हो जाएगा 180 डिग्री और यहां से फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी -EDS। अब ध्यान से देखो, इसमें एक कंडीशन और लगाते हैं अपन। अब फ्लक्स 0 कब होगा, जब थीटा कितना होगा 90 डिग्री। लेकिन मैं बात कर रहा हूं किसकी, एक तो 0 डिग्री वाली और एक 180 डिग्री वाली। जब अपन ने पृष्ठ को 0 डिग्री के बीच ई और डीएस के बीच का कोण 0 डिग्री था, तो अपन ने क्या किया, इसको ऐसे रखा था। यानी अगर मैं बात करूं, इधर से विद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती हैं और इधर से बाहर निकलती हैं, तो मैंने कहा कि इधर जो फ्लक्स बनेगा, तो बच्चों इस पृष्ठ में देखो दो कंडीशन है अपने पास, ये डी फाई ई इक्वल्स टू प्लस EDS है और ये -EDS। तो अपन क्या करते हैं, इस फ्लक्स को दो भागों में बांट लेते हैं। यानी इस पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं के कारण जो फ्लक्स होगा उसको अपन निर्गत फ्लक्स बोलते हैं, और जो इस पृष्ठ में विद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती हैं, प्रवेश करने वाली विद्युत बल रेखाओं का फ्लक्स क्या हो जाएगा, निवेशी फ्लक्स। तो अपन ने बोला कि निर्गत फ्लक्स तो कैसा है, +EDS, और निवेशी फ्लक्स कितना है, -EDS। तो अपन यहां से क्या बोल सकते हैं कि किसी वस्तु के अंदर जितना फ्लक्स प्रवेश करता है उतना फ्लक्स बाहर निकलेगा। यानी जितना निवेशी फ्लक्स होगा उतना ही निर्गत फ्लक्स होगा। किसमें होगा, समरूप विद्युत क्षेत्र में। ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र कैसा होना चाहिए, समरूप होना चाहिए। तो अब अपन ये बोल सकते हैं कि जब अपन किसी विद्युत क्षेत्र में या समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ को रखते हैं तो उसका नेट फ्लक्स कितना होता है बच्चों, 0। देखो नेट फ्लक्स 0 हो रहा है क्या, यहां से ये तो आपका निवेशी फ्लक्स -EDS और ये निर्गत फ्लक्स +EDS, जोड़ो कितना हो जाएगा, 0। तो यहां पर किसी भी पृष्ठ का समरूप विद्युत क्षेत्र में नेट फ्लक्स कितना होता है बच्चों, 0। अब अपन बात करते हैं आगे। ये था अपने पास विद्युत फ्लक्स। अगर मैं बात करूं यहां से, ये जो अपन ने फ्लक्स लिखा है वो केवल इस अल्पांश के लिए लिखा था। अगर अपन में संपूर्ण पृष्ठ की बात करूं तो देखो, संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, निर्गत विद्युत फ्लक्स, तो ध्यान से देखो, यहां से अपन ने अल्पांश के लिए क्या पढ़ा था, डी फाई ई इक्वल्स टू EDS कोस थीटा। ये तो किसका था, क्षेत्रफल सदिश का, यानी छोटे से अल्पांश का था। अगर अपन इस संपूर्ण पृष्ठ का फ्लक्स देखें तो अपने को क्या करना पड़ेगा, संपूर्ण पृष्ठ का फ्लक्स कितना मान लें अपन, फाई ई, और ये कब आएगा, जब अपन डी फाई ई का समाकलन करेंगे। तो समाकलन वाला देखो, आप इसको छोटे छोटे अल्पांश में डिवाइड कर लो, तो या तो आप क्या करो, सारे अल्पांशों का जितने भी अल्पांश आपने लिए हैं उन सब अल्पांशों से निर्गत विद्युत फ्लक्स देख लो, या फिर आप क्या करो, एक अल्पांश के कारण जो विद्युत फ्लक्स आया है उसका समाकलन कर दो, तो वो क्या आ जाएगा, इस संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, यहां से अगर अपन बात करें डी फाई ई का समाकलन क्या हो जाएगा, फाई ई, यहां से डी फाई की वैल्यू क्या होती है, EDS कोस थीटा। ये आपके पास संपूर्ण पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स आ गया। ठीक है जी, ये किसके लिए आ गया, संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स आ गया, समाकलन ऑफ EDS कोस थीटा। चलो बच्चों, अब अपन बात करते हैं किसकी, फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो फ्लक्स का मात्रक, फ्लक्स क्या होता है, फाई इक्वल्स टू E डॉट DS। फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाएगा, यहां से फॉर्मूला आया था आपके पास, डी फाई इक्वल्स टू E डॉट DS। यहां पर E क्या है, विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या था बताओ, E इक्वल्स टू F अपॉन Q, न्यूटन पर कूलम, और DS क्या है, क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम।
या आप एक चीज और ध्यान रखना, यदि अपन बात करें विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र का मात्रक था न्यूटन पर कूलम, इसको बच्चों अपन वोल्ट पर मीटर भी बोलते हैं, ध्यान रखना। क्या बोलते हैं इसको? वोल्ट पर मीटर। आप इसको चेंज करोगे ना, न्यूटन पर कूलम को किस में चेंज कर सकते हो आप? वोल्ट पर मीटर के अंदर। तो यहां से अगर मैं न्यूटन पर कूलम को वोल्ट पर मीटर लिखूं तो ये तो हो गया विद्युत क्षेत्र का मात्रक। ds क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर, मीटर से स्क्वायर कैंसिल, क्या आ जाएगा? वोल्ट इंटू मीटर। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? या तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम लिख दो, या न्यूटन पर कूलम को अपन क्या बोलते हैं? वोल्ट पर मीटर भी बोलते हैं। तो वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, इससे पावर कैंसिल, तो क्या बचेगा आपके पास? वोल्ट इंटू मीटर। तो ये हो गया विद्युत फ्लक्स का मात्रक। बात करते हैं अपन किसकी? विमा की। तो विमा बताओ, यहां से इस वाले फॉर्मूले से देख लेते हैं अपन। न्यूटन तो m1 L1 T-2, ये तो बल की विमा हो गई। फिर मीटर स्क्वायर है तो L स्क्वायर, नीचे कूलम आवेश है तो A1 T1। तो बताओ विमा क्या बनेगी? m1 L1 और L2 कितना हो जाएगा? L3, ये T1 ऊपर जाके T-1 और T-2 पहले से है तो T-3, और ये ऊपर जाके A-1। ये आपके पास विद्युत फ्लक्स का क्या बन गया? विमा बन गया बच्चों। अब अपन बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी राशि है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक अदिश राशि है, यानी विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है? अदिश राशि। तो नोट करो बच्चों, आगे बात करते हैं। चलो अब अपन बात करते हैं आगे। इसका एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं कि मान लो अपने पास कोई विद्युत क्षेत्र है E इक्वल्स टू 200 I के प्लस 100 J के वोल्ट पर मीटर। ये आपके पास विद्युत क्षेत्र की वैल्यू दे रखी है। क्षेत्रफल सदिश आपको दे रखा है बच्चों, ये है अपने पास I के प्लस J के और प्लस K के, इसको मैंने बोल दिया मीटर स्क्वायर। तो आप मुझे फ्लक्स की वैल्यू बताओ। वीडियो को पॉज करके सोल्व करो क्वेश्चन को। ये आपके पास विद्युत क्षेत्र है, ये क्षेत्रफल सदिश। तो आप मुझे क्या करो, वीडियो को पॉज करो, इसका आंसर कमेंट करो जल्दी से। अपन देखते हैं फ्लक्स क्या था? E डॉट S, ये तो था विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल। तो अदिश गुणनफल कर दो दोनों का, 200 I के प्लस 100 J के, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है I के प्लस J के प्लस K के साथ। तो I डॉट का I डॉट के साथ, सॉरी I कैप का I कैप के साथ में, तो कितना हो जाएगा? 200। I कैप डॉट I कैप कितना होता है? 1। सदिश के अंदर पढ़ोगे आप, I कैप डॉट I कैप 1 होता है, J कैप डॉट J कैप भी 1 होता है, और K कैप डॉट K कैप भी 1 होता है। तो अपन ने 200 I कैप इसको मल्टीप्लाई किया तो I कैप डॉट I कैप कितना हो जाएगा? 1 प्लस 100 J कैप, तो J कैप डॉट J कैप कितना हो जाएगा? 1, और ये आ जाएगा 100। K कैप की टर्म अपने पास है नहीं, तो ये कितना हो जाएगा? 0। तो कितना आ गया? 300 वोल्ट मीटर। ये फ्लक्स की वैल्यू आ गई।
तो देखते हैं बच्चों, आगे अपन फ्लक्स की बात करते हैं। न्यूमेरिकल का अपना अलग से वीडियो रहेगा, अलग से क्लास होगी, जिसमें अपन केवल और केवल न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया आपके सामने। चलो अब अपन बात करते हैं फ्लक्स के लिए गाउस का नियम। ध्यान से देखो बच्चों, गाउस का नियम, या फिर अपन पहले थोड़ा सा कुछ और देख लेते हैं। जहां पर अपन ने बात कर रखी है किसकी, सतत आवेश वितरण की। तो गाउस का नियम बाद में देखते हैं, पहले अपन बात करते हैं किसकी, सतत आवेश वितरण की। सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सतत आवेश वितरण क्या होता है बच्चों, कि जब भी अपन किसी को चालक को आवेश देते हैं, जब भी अपन किसी चालक को आवेश देते हैं तो वो आवेश एक जगह नहीं रहेगा। जिस चालक को अपन ने आवेश दिया था वो आवेश उसकी संपूर्ण सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। जब भी अपन किसी चालक को आवेश देते हैं तो वो आवेश क्या होगा, उस चालक की संपूर्ण सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सतत आवेश वितरण। अभी कितने प्रकार का होता है अपने पास, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, रेखीय आवेश वितरण की। रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण क्या होता है बच्चों, जब अपन मान लो आपके पास ये छड़ है, ये चालक है, और इसको मैंने यहाँ पे आवेश दिया, तो ये आवेश क्या होगा, इसकी संपूर्ण सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो बात करते हैं अपन, मान लो मेरे पास ये एक छड़ है, इसको मैंने कोई आवेश दिया +Q, सपोज करो कितना आवेश दिया, +Q। तो ये आवेश क्या होगा, इसकी संपूर्ण सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, रेखीय आवेश वितरण। अब इसी में अपन बात करते हैं किसकी, रेखीय आवेश घनत्व की। रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है बच्चों, इसको अपन लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से। तो अपन बात करते हैं रेखीय आवेश घनत्व, लैम्डा इक्वल्स टू, ये होता है Q/L। अगर मैं इस पूरे की लंबाई L मान लूं तो मेरे पास रेखीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू Q/L। यानी इस छड़ को जब अपन आवेश देंगे तो ये आवेश क्या होगा, इसकी लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। फिर अपन बोलते हैं कि इस आवेश को देने पर इस चालक की एकांक लंबाई में कितना आवेश है। क्लियर है इतनी सी बात, एकांक लंबाई में आवेश, यानी मान लो ये 10 मीटर है तो 1 मीटर में कितना आवेश होगा, वो क्या होता है उसका रेखीय आवेश घनत्व। तो अपन ने बोला, ध्यान से देखो, कि यदि आपके पास L लंबाई में Q आवेश है, पूरी L लंबाई थी, उसमें कितना आवेश है, Q। अगर मैं बात करूं जैसे L मीटर है तो 1 मीटर में कितना हो जाएगा, Q/L। एकांक लंबाई में कितना आवेश होगा, देखो L लंबाई में Q आवेश है तो एकांक लंबाई में कितना हो जाएगा, Q/L। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। तो ये था अपने पास रेखीय आवेश वितरण और रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक देखें तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका, कूलाम पर मीटर। आवेश का मात्रक कूलाम, लंबाई का मात्रक मीटर। इसकी विमा बताओ जल्दी से। विमा आवेश की तो होती है A1T1, A1T1, नीचे लंबाई है देखो, तो L ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस A1T1 L-1। अब अपन बात करते हैं किसकी, दूसरा है अपने पास पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण, एक बार अपन इनकी डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं, फिर इनके कारण अपन विद्युत क्षेत्र भी निकालेंगे, ध्यान रखना, इनके कारण विद्युत क्षेत्र भी आएगा। तो पृष्ठीय आवेश वितरण क्या है, मान लो मेरे पास ये कोई पृष्ठ है और इसको मैं कोई आवेश देता हूं,
मान लो इसका क्षेत्रफल कितना है a या s मान लो या a मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मैंने कोई आवेश दिया प्लस q, तो ये क्या होगा, इसकी संपूर्ण सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ये लो, ये क्या बन गया आपके पास, पृष्ठीय आवेश वितरण। जब अपन किसी पृष्ठ को कोई आवेश देते हैं तो उसके संपूर्ण सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे, पृष्ठीय आवेश वितरण। अब बात करें अपन किसकी, पृष्ठीय आवेश घनत्व की। पृष्ठीय आवेश घनत्व, अपन ने बोला कि a क्षेत्रफल में इतना आवेश है, तो एकांक क्षेत्रफल में कितना हो जाएगा, तो इसको अपन बात करते हैं किसकी, सिग्मा की। पृष्ठीय आवेश घनत्व को किससे लिखते हैं अपन, सिग्मा से। तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन A। देखो A क्षेत्रफल में Q आवेश है, तो एकांक क्षेत्रफल में कितना आवेश होगा, Q अपॉन A, और इसको अपन क्या बोल देंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब अपने पास इसका मात्रक क्या होगा बच्चों, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, और विमा क्या हो जाएगी इसकी, विमा देखो आवेश की A1 T1, यहाँ पे देखो लंबाई थी तो L-1, यहाँ पे क्षेत्रफल है तो L-2, ये लो जिसकी विमा हो गई। तो ये था अपने पास पृष्ठीय आवेश वितरण और पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब अपन बात करते हैं बच्चों आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। तीसरा है अपने पास आयतन आवेश वितरण। मान लो अपने पास कोई चालक ऐसा हो, जैसे डिब्बा हो मान लो, तो अपन ने क्या बोला, इसको मैंने प्लस Q आवेश दिया। यदि ये आवेश इसके संपूर्ण आयतन में, पहले अपन ने लंबाई की बात की थी कि किसी छड़ को जब अपन आवेश देते हैं तो उसकी लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से वितरित हो जाता है। फिर दूसरा अपन ने पृष्ठीय आवेश वितरण की बात की, उसमें अपन ने बोला कि जो भी आवेश देंगे वो कहां पे जाएगा, चालक की सतह पर। अब अपन बोलते हैं कि यदि अपन कोई आवेश देते हैं तो वो उस चालक के संपूर्ण आयतन में वितरित हो जाए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, आयतन आवेश वितरण बोलेंगे। तो आयतन इसका अपन कितना मान लें, V, तो जो भी आवेश देंगे वो कहां जाएगा, इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ये लो जी। तो अब अपन बात करते हैं किसकी, आयतन आवेश घनत्व की। सेम ही चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आयतन आवेश घनत्व, और इसको अपन किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, रो से। तो आपको पता है कि V आयतन में आवेश कितना है, Q, तो एकांक आयतन में आवेश कितना हो जाएगा, Q बाई V, और एकांक आयतन में जो आवेश होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, आयतन आवेश घनत्व। तो इसका मात्रक देखो, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम पर मीटर क्यूब, कूलाम पर मीटर क्यूब। अगर इसकी विमा की बात करें तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, A1 T1 L-3, ये इसकी विमा हो गई। तो ये अपने पास आवेश वितरण तीन प्रकार का था, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। तीनों बहुत आसान है। एक में आवेश लंबाई के अनुदिश वितरित होता है, एक में सतह पर हो जाएगा, और एक में पूरे आयतन के अंदर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो नोट करो, बात करते हैं आगे। पूरा साफ नहीं होता है डस्टर से।
चलो अब अपन बात करते हैं बच्चों तीनों आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, रेखीय आवेश वितरण के कारण, रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। रेखीय आवेश के कारण या रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो बच्चों अपन बात करते हैं, आपके पास किसी भी क्षणिकों ने आवेश दिया तो वो उसकी पूरी लंबाई के अनुदिश वितरित हो जाता है। तो मान लेते हैं मेरे पास ये कोई रेखीय आवेश वितरण है, यानी एक रेखा के रूप में आवेश का वितरण क्या हो जाएगा, रेखीय आवेश वितरण। अब यहां से मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा अल्पांश लेता हूं, ये जिसको मैंने बोला है dl। एक छोटा सा अल्पांश लिया है मैंने dl, यानी पूरा आवेश वितरण कितना है, ये l लंबाई का मान सकते हैं अपन। इसका अपन एक छोटा सा भाग ले लिया dl, तो इसके अंदर आवेश कितना होगा बच्चों, dq। अरे अपन एक छोटा सा अल्पांश लिया है, छोटे से अल्पांश का आवेश कितना हो जाएगा, dq। और इससे r दूरी पर अपन क्या करते हैं, एक बिंदु P लेते हैं और इस बिंदु P पर अपने को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो ये था अपने पास r दूरी पर एक बिंदु P। अब देखो इसको एक आवेश मान लो, बिंदु आवेश dq, बहुत छोटा आवेश है। देखो dl जो अल्पांश लिया था उसमें आवेश कितना है, dq। तो dq आवेश है, तो मैं यहां से अगर बोलूं कि इस dq आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, जिसको मैं बोल देता हूं dP। अरे अल्पांश की बात कर रहे हैं, छोटे से आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, छोटा सा, बहुत कम, dE। तो ये कितना हो जाएगा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना आया था अपने पास, KQ/r²। लास्ट वीडियो में जाके देखना बच्चों, वहां पे विद्युत क्षेत्र कितना आया था अपने पास, KQ/r²। तो यहां से K आवेश कितना है, dQ/r²। तो ये अपने पास इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र आ गया K dQ/r²। अगर आप इसको सदिश रूप में लिखना चाहो तो आप क्या कर दोगे, r लगा दो, ये लो इकाई सदिश। अब अपन बात करते हैं बच्चों इस dq के बारे में। तो अगर मैं यहां पर रेखीय आवेश घनत्व की बात करूं, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है बच्चों, लेमडा। अपन बात कर रहे हैं किसकी, इस dl अल्पांश की। तो dl अल्पांश के लिए आवेश कितना है, dq। तो इसको मैं लिख सकता हूं dq/dl। देखो dl अल्पांश की बात कर रहे हैं, dl अल्पांश में आवेश कितना है, dq। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, लेमडा इक्वल्स टू dq/dl। तो यहां से dq की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, लेमडा इंटू dl। और इसे dq की वैल्यू आप यहां पे रख दो, तो de कितना बन जाएगा आपके पास, ये बनेगा k लेमडा dl/r² इंटू rk। सदिश रूप में लेके चल रहे हैं। तो ये तो था किसके कारण, इस अल्पांश के कारण। अब अपन बात करते हैं इस संपूर्ण आवेश वितरण के कारण। ये जो विद्युत क्षेत्र निकाला है वो किसके लिए आया अपने पास, केवल इस अल्पांश के कारण। अब अपन बात करते हैं किसकी, संपूर्ण आवेश वितरण के कारण। संपूर्ण आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, संपूर्ण आवेश वितरण के कारण। तो आप क्या करोगे, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इसको छोटे छोटे dl के अंदर डिवाइड करो, सबका विद्युत क्षेत्र निकाल के आप उसको जोड़ दो, या फिर अपने पास बहुत आसान तरीका है, आपके पास dl के कारण विद्युत क्षेत्र आ गया या dq के कारण विद्युत क्षेत्र आ गया, तो अब संपूर्ण आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसका समाकलन कर दो।
तो संपूर्ण विद्युत क्षेत्र कितना है E। या अपन संपूर्ण आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र कितना है E। और ये कब आएगा जब आप DE का समाकलन करोगे। तो यहां से E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा समाकलन ऑफ K लैम्डा DL अपॉन R स्क्वायर। ये अपने पास इस संपूर्ण आवेश वितरण के कारण क्या आ गया बच्चों विद्युत क्षेत्र आ गया। तो नोट करो, आगे बात करते हैं। चलो अब अपन बात करते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। दूसरा है अपना पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो बड़ा आसान है। ये मान लो आपके पास एक पृष्ठ था, ये पृष्ठ है। इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल अपन ने कितना मान लिया S। अब पृष्ठीय आवेश वितरण क्या था बच्चों कि जब अपन इस पृष्ठ को आवेश देंगे तो वो उसकी संपूर्ण सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ये लो जी। अब अपन क्या करते हैं, जैसे रेखीय आवेश वितरण के अंदर अपन ने एक अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र निकाला था, तो सेम काम अपन यहाँ पे करेंगे। मैंने क्या किया, एक छोटा सा क्षेत्रफल सदिश ले लिया। पूरे का क्षेत्रफल तो कितना है S, और यहाँ पर छोटा सा हिस्सा मैंने कितना ले लिया DS। और इस DS के अंदर आवेश कितना आएगा DQ। कुल आवेश अपन ने इसको कितना दिया Q। तो अपन तो छोटे से हिस्से की बात कर रहे हैं, तो छोटे से हिस्से में आवेश कितना आएगा DQ। अब वापस से वही कंडीशन है अपनी, R दूरी पर एक बिंदु P लेना है और इस बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र बताना है। तो विद्युत क्षेत्र कितना आएगा यहाँ पर, सबसे पहले तो DQ आवेश के कारण निकाल लो। तो DQ आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा DE इक्वल्स टू K DQ अपॉन R स्क्वायर। KQ अपॉन R स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला। तो इस DQ आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना आ गया K DQ अपॉन R स्क्वायर। फिर अपन बात करते हैं किसकी, पृष्ठीय आवेश घनत्व की। पृष्ठीय आवेश घनत्व और पृष्ठीय आवेश घनत्व, जैसे पहले वाले में रेखीय आवेश घनत्व लिखा था, तो यहाँ पर सिग्मा, देखो ये क्षेत्रफल कितना है DS और DS में आवेश कितना है DQ। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा DQ अपॉन DS। तो यहां से DQ क्या आ जाएगा आपके पास सिग्मा इंटू DS। इसकी वैल्यू यहां पे रखो, तो DE इक्वल्स टू आ जाएगा K सिग्मा DS अपॉन R स्क्वायर। ये तो था अल्पांश के कारण। यदि आप संपूर्ण पृष्ठ से देखो तो संपूर्ण पृष्ठीय वितरण के कारण, संपूर्ण पृष्ठीय वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र कितना आएगा बच्चों, समाकलन करते हैं अपन इसका। तो इसको अपन E मान लेते हैं, और ये कब आएगा जब आप DE का समाकलन करोगे। तो यहां से E इक्वल्स टू कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ K सिग्मा DS अपॉन R स्क्वायर। तो ये आ गया अपने पास इस पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। तो नोट करो बच्चों, आगे देखते हैं।
अब एक लास्ट बच गया अपना आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो थर्ड अपन बात करते हैं किसकी, आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीसरी बात कर रहे हैं अपन। तो अपन ने वही बोला कि अब यदि आप आवेश वितरण की बात करो तो दिया गया आवेश यदि संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है तो उसको अपन ने क्या नाम दिया था बच्चों, आयतन आवेश वितरण। ये लो जी, ये इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो गया। अब अपन मान लेते हैं इसका आयतन कितना है, V। अब अपन एक छोटे से आयतन की बात करें जिसको मैंने बोला है dV। इसको क्या नाम दे दिया अपन ने, dV। और इस dV के अंदर कितना आवेश है बच्चों, dQ। कुल आवेश तो अपन ने कितना दिया इसको, Q। और अपन इस छोटे से आयतन की बात करें तो इसमें आवेश कितना है, dQ है। अब वापस अपने को इससे r दूरी पर बिंदु P लेना है और इस बिंदु P पर अपने को विद्युत क्षेत्र बताना है। तो देखो सबसे पहले इस अल्पांश के कारण देखते हैं अपन। अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, DE इक्वल्स टू KdQ अपॉन R²। देखो इस छोटे से आयतन अल्पांश के कारण कितना आ जाएगा, KdQ अपॉन R²। फिर अपन बात करते हैं जैसे पहले वाले में की थी अपन ने, यहां पे बात करते हैं आयतन आवेश घनत्व की। आयतन आवेश घनत्व क्या हो जाएगा बच्चों, रो इक्वल्स टू इस dV के अंदर आवेश कितना है, dQ। तो आप क्या लिख सकते हो इसको, dQ अपॉन dV। यहां से dQ की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो इंटू dV। ये वाली वैल्यू यहां पे रख देते हैं तो DE इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास, K रो dV अपॉन R²। ये देखो dQ की वैल्यू मैंने यहां पे रख दी तो ये बन गया K रो dV अपॉन R²। तो ये तो था अल्पांश के कारण। अब अपन बात करते हैं किसके लिए, संपूर्ण आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, समाकलन कर दें इसका तो E इक्वल्स टू समाकलन ऑफ DE। ये वैल्यू रखो तो E इक्वल्स टू आएगा आपके पास इंटीग्रेशन K रो dV अपॉन R²। ये आपके पास पृष्ठीय आयतन आवेश वितरण के कारण क्या आ गया, विद्युत क्षेत्र आ गया। ये आयतन आवेश वितरण था। यदि दिया गया आवेश संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है तो उसको अपन ने आयतन आवेश वितरण नाम दिया था। फिर अपन ने बोला कि इस पूरे का आयतन कितना है, V है। तो अपन पहले एक छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं dV, और इस dV के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, K dQ अपॉन R²। फिर अपन ने आयतन आवेश घनत्व काम में लिया, रो इक्वल्स टू dQ अपॉन dV। तो यहां से dQ क्या आ गया, रो इंटू dV। इस dQ की वैल्यू यहाँ पे पुट की तो मेरे पास ये बना। अब अपन को पता है कि ये जो विद्युत क्षेत्र है वो केवल इस अल्पांश के कारण है और अपने को तो संपूर्ण आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे, K रो dV अपॉन R² का समाकलन किसके इक्वल हो जाएगा, संपूर्ण, या अपन बोले संपूर्ण आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। तो नोट करो बच्चों, आगे देखते हैं।
चलो एक अपने पास अगला टॉपिक है कि यदि आपके पास कोई एक समरूप या एक समान आवेशित वलय के कारण एक समान आवेशित वलय की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान आवेशित वलय कौन सी है, ध्यान से देखो। मान लो मेरे पास ये एक रिंग है, इस रिंग को मैंने किस तरीके से रखा है, ऐसे सामने मुंह किया इसका। अगर मैं इसको गोल बनाता एकदम से तो ये सामने दिखती है अपने को, मैंने इसको इस तरीके से रखा है। अब इसको अपन जो भी आवेश देंगे वो कहां पे जाएगा, इसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ये लो, मान लो इसको अपन ने कुल आवेश कितना दिया, प्लस क्यू। अगर मैं बात करूं इसकी त्रिज्या की, तो ये इसकी त्रिज्या हो गई बच्चों। अब इस वलय की जो अक्ष है वो कौन सी होगी, वलय की अक्ष कौन सी होगी, यानी अगर मैं मान लो ऐसे ही शरीर को रखता हूं तो इसके केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है, इसकी एक्सिस कहलाती है। तो केंद्र से गुजरने वाली रेखा तो यही है क्या, ध्यान से देखा, ये होती, ये इसके केंद्र से गुजर रही है, ध्यान से देखना। इसके केंद्र से गुजरने वाली अक्ष क्या होती है, इस वलय की अक्ष कहलाती है। अब देखो यहां पर मैंने एक बिंदु P लिया है, यानी इसकी ये जो आवेशित वलय है इसकी अक्ष पर मैंने एक बिंदु P लिया है, और इस बिंदु P पर बच्चों अपने को क्या बताना है, विद्युत क्षेत्र बताना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, केंद्र से ये वाली दूरी मान लेते हैं अपन अक्ष। अब ध्यान से देखो मैंने यहाँ पे दो अल्पांश लिए हैं, एक तो ये वाला dl और एक मैंने यहां पे ले लिया dl, दो अल्पांश लिए हैं। तो इस dl में आवेश कितना है, dq, और इस वाले dl में भी आवेश कितना होगा, dq। तो पहले मैं क्या करता हूं, इन दोनों अल्पांशों के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालता हूं। तो अपने को इन अल्पांश की दूरी चाहिए बिंदु P की, तो मैंने इनको इस तरीके से बिंदु P से मिला लिया। अब देखो ये केंद्र से गुजरने वाली अक्ष है, तो ये वाला कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। तो इस वाले dl से बिंदु P की दूरी कितनी होगी बच्चों, r स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर। ऐसे ही मैं बात करूं तो ये वाली भी आपके पास क्या है, त्रिज्या है, तो ये वाली दूरी भी कितनी आएगी बच्चों, r स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर। अब ध्यान से देखो इस रिंग को मैंने ऐसे रखा है और ये दोनों अल्पांश ऊपर नीचे हैं, सामने देखो। अगर मैं इस रिंग की बात करूं तो मैंने इसको इस तरीके से रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक अल्पांश मैंने यहाँ पे लिया, एक अल्पांश यहाँ पे लिया। इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा देखो, प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र किधर होता है, जिस बिंदु की बात करते हैं उस बिंदु की तरफ। तो यहाँ पर देखो मैंने इसको प्लस क्यू आवेश दिया, तो dq क्या है, प्लस क्यू तो है, अरे धनावेश ही तो है, और यहाँ वाला dq भी क्या है, धनावेश है। तो अगर मैं बात करूं इस वाले dq के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या ये आएगी बच्चों, बिल्कुल यही आएगी, जिसको मैंने बोला है de। अगर मैं इस वाले अल्पांश की बात करूं तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ये वाली आएगी कि नहीं आएगी, de। अब देखो वापस इस बिंदु P पर अपने को विद्युत क्षेत्र की दो दिशा मिल रही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको घटकों में वियोजित करना पड़ेगा। इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक तो ऊर्ध्वाधर लाइन बनाते हैं और एक क्षैतिज लाइन बनाते हैं। तो अब ध्यान से देखो, अगर मान लो मेरे पास ये वाला कोण थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और इसके सामने ये शीर्षाभिमुख कोण, तो ये भी क्या हो जाएंगे, थीटा। तो ध्यान से देखो इस DE का ये वाला घटक क्या आ जाएगा, DE cos थीटा, और ये वाला आ जाएगा DE sin थीटा।
ऐसे ही बात करूं इस वाले डी का ये वाला घटक डी कोस थीटा और ये वाला घटक डी साइन थीटा। बोलो बच्चों क्लियर हुआ इतना? यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, इसको DE1 बोल दो, इसको E2 बोल दो, तो ये तो हो जाएगा DE1 कोस थीटा और ये DE1 साइन थीटा। ये बन जाएगा DE2 कोस थीटा और ये DE2 साइन थीटा। तो यहां तक क्लियर हुआ? अपन ने क्या किया, एक रिंग लिया अपन ने और इस रिंग को जो भी आवेश देंगे वो इसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। फिर अपन ने बोला कि इस रिंग की एक्स कौन सी होती है, जो इसके केंद्र से गुजरती है। तो केंद्र से गुजरने वाली अक्ष पे मैंने कोई एक बिंदु P ले लिया और इस बिंदु P पर अपने को विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो अपन ने क्या किया, दो अल्पांश ले लिए मैंने, एक dl यहाँ पे ले लिया, एक dl यहाँ पे ले लिया। तो इस dl के अंदर आवेश कितना है dq और इसके अंदर भी आवेश कितना है dq। फिर मैंने कहा पहले आप इस dl के कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र निकाल लो। देखो इस रिंग के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे निकलेगा। अपन ने रिंग का एक छोटा सा हिस्सा ले लिया, उस छोटे से हिस्से को अपन ने अल्पांश बोला है, उस अल्पांश के कारण आप बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकाल लो। और अगर अल्पांश का विद्युत क्षेत्र आ जाएगा आपके पास तो आप क्या करोगे, पूरी रिंग के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे निकालोगे, उसका समाकलन कर देना। तो अपने पास बहुत आसान तरीका है। तो देखो अगर अपन बात करें DE1 की, तो DE1 कैसे निकालोगे बच्चों? देखो इस वाले अल्पांश को नीचे वाले अल्पांश के कारण DE1 तो कितना आ जाएगा K dq अपॉन दूरी कितनी है, देखो इस वाले अल्पांश से बिंदु P की दूरी है, स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा क्या, तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ऐसे ही अगर मैं DE2 की बात करूं, DE2 की बात करें, ये रहा, ये भी दूरी कितनी है, रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो अपन ने बोला K dq अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब ध्यान से देखो अपने पास DE1 और DE2 यानी ये वाला अल्पांश जितना विद्युत क्षेत्र यहाँ पे बनाएगा उतना ही ये वाला अल्पांश बनाएगा। यानी अपन बोल सकते हैं कि DE1 और DE2 का परिमाण क्या हो गया बच्चों, समान हो गया। अब ध्यान से देखो परिमाण यदि समान हो गया तो अपन यहां वाला लफड़ा समझ सकते हैं। ध्यान से देखो अपन ने बोला कि DE1 बराबर है किसके, DE2 के। यहां पर ऐसे बोल सकते हैं कि परिमाण दोनों का क्या है, समान है। तो ध्यान से देखो थीटा तो वैसे ही समान है, तो DE1 साइन थीटा और DE2 साइन थीटा, यहाँ पे देखो परिमाण समान है, दिशा क्या है, विपरीत है। तो ये वाले तो दोनों क्या हो गए बच्चों, कैंसिल हो गए। देखो DE1 साइन थीटा और DE2 साइन थीटा, अपन ने बोला DE1 और DE2 का परिमाण समान है, लेकिन यहाँ पर दिशा क्या हो गई, विपरीत, तो ये तो कैंसिल हो गई। अब अपने को जो परिणामी विद्युत क्षेत्र मिलेगा वो किसके कारण मिलेगा, DE1 कोस थीटा और DE2 कोस थीटा के कारण। बोलो समझ में आया यहाँ तक? तो अपन क्या करते हैं, किसी एक अल्पांश का कोस थीटा वाला घटक उठा लेते हैं। ध्यान से देखो परिणामी विद्युत क्षेत्र कैसे आएगा, E इक्वल्स टू ED, या अपन ऐसे बोले E, ये DE कोस थीटा है ना, तो इसको मैंने बोल दिया, यहाँ पे ऐसे बोल दो। ध्यान से देखो इस DE का ये वाला घटक कितना आ गया, DE1 कोस थीटा और इसका ये वाला DE2 कोस थीटा। अब अपने को विद्युत परिणामी विद्युत क्षेत्र किसके कारण मिलेगा, इस वाले घटकों के कारण। तो ये विद्युत क्षेत्र का घटक है। तो अपन क्या करते हैं बच्चों, यहां से परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए एक अल्पांश का विद्युत क्षेत्र ले लेते हैं, DE कोस थीटा। अब DE1 कोस थीटा ले लो चाहे DE2 कोस थीटा ले लो, वैल्यू तो दोनों की सेम ही है ना। अरे DE1 किसके बराबर है, DE2 के। तो अपन ने बोला एक अल्पांश के कारण देखो साइन थीटा वाले घटक तो कैंसिल हो गए। अब जो परिणामी विद्युत क्षेत्र मिलेगा वो किसके कारण मिलेगा, कोस थीटा वाले घटकों के कारण। तो मैंने क्या किया, एक DE का घटक लिया, कौन सा, DE कोस थीटा,
इसका अपन समाकलन कर देंगे। तो समाकलन कैसे करोगे, पहले तो डीई की वैल्यू रखो, डीई1 और डीई2 बराबर ही है, तो अपने पास E इक्वल्स टू आ जाएगा k dq अपॉन r स्क्वायर इंटू कोस थीटा, ये आएगा बच्चों। अब अपन बात करते हैं, अगर अपन इस कोस थीटा की वैल्यू निकालें तो कोस थीटा की वैल्यू कहां से निकालोगे आप, ये आपके पास दो त्रिभुज बन रहे हैं, देखो एक तो ये वाला एक ये वाला, तो कोस थीटा कैसे निकालोगे, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आधार बटे करण, आधार बटे करण। तो इसमें आधार कौन सा होगा, ये वाला, थीटा के सामने तो लंब होता है, देखो ये थीटा है तो थीटा के सामने लंब, तो ये हो गया आधार और ये हो गया करण। तो ये अपने पास बनेगा अक्ष अपॉन रूट r स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर। तो इस कोस थीटा की वैल्यू रख दें वहां से, सॉरी ये क्या r की वैल्यू कितनी है, यहाँ से r स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर है, r स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर। देखो डीई1 या डीई2 दोनों इक्वल है, तो दोनों में से कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हो। अब कोस थीटा की वैल्यू ये आ गई अपने पास अक्ष अपॉन रूट r स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर, तो E इक्वल्स टू आपके पास बनेगा k dq अपॉन r स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर, और कोस थीटा की वैल्यू है आपके पास अक्ष अपॉन रूट को मैं लिख सकता हूँ r स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर की पावर 1/2, और यहाँ से पावर 1 है। अब देखते हैं बच्चों, यहाँ से अपन ने बोला E इक्वल्स टू इंटीग्रेशन k dq अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1 है, और cos थीटा की जब वैल्यू अपन ने निकाली तो क्या आई, x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2, तो ये बनेगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ k dq x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी। देखो यहाँ पावर 1 है और यहाँ पे 1/2, तो कितनी हो गई 3/2। अब यहाँ से अपन इस dq को चेंज कर लेते हैं, dq क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से अपने पास अगर इसकी अपन बात करें तो अगर आप इसको सीधा करो इससे, तो ये क्या है आपके पास रेखीय आवेश घनत्व है, तो अपन यहाँ से लेमडा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, dq अपॉन dl, तो यहाँ से dq की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेमडा इंटू dl, तो dq की ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखो, तो E इक्वल्स टू आपके पास बनेगा k लेमडा dl अपॉन r स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर की पावर 3/2, और ये आपके पास अक्ष भी है ऐसा का ऐसा, तो ये यहाँ पे आ गया। अब अपन बात करें, देखो यहाँ से इंटीग्रेशन किसका होगा, केवल dl का, r स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर फिक्स है, k कांस्टेंट है, अक्ष भी आपके पास फिक्स दूरी है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन किसका होगा, k लेमडा अक्ष अपॉन r स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर की पावर 3/2, और यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा किसका, केवल dl। अब dl क्या था, देखो यहाँ पर ये अल्पांश था, अभी छोटे छोटे dl में अपन इसको तोड़े, पूरी रिंग को अपन ने क्या किया, छोटे छोटे dl में डिवाइड कर लिया। अब इन सब dl को आप जोड़ते हो तो क्या आता है, इस वलय की परिधि आ जाएगी 2πr। देखो इसको अगर आप सीधा करो तो इस पूरी रिंग की लंबाई कितनी होगी, इसकी परिधि के बराबर। तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे किसका, dl का, तो dl का इंटीग्रेशन क्या आएगा अपने पास, एक बार ऊपर से थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं, यहां से देखो बच्चों, E इक्वल्स टू k लेमडा अक्ष अपॉन r स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर की पावर 3/2, और dl का जब आप समाकलन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2πr। देखो वलय की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R, तो 2πr। अब यहां से देखो, अगर मैं इस पूरी रिंग के आवेश की बात करूं तो पूरी रिंग का आवेश कितना हो जाएगा, लेमडा इक्वल्स टू आवेश कितना था आपके पास, टोटल आवेश Q, और ये टोटल आवेश कितनी दूरी पे था, 2πr पे। देखो पूरी परिधि पर आवेश कितना है, Q, और परिधि कितनी हो जाएगी 2πr, तो रेखीय आवेश घनत्व क्या था, Q अपॉन 2πr। यहाँ से Q इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, लेमडा इंटू 2πr। तो देखो लेमडा ये रहा 2πr, इसको मैंने क्या लिख दिया
क्यू, तो ये बन जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस अक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और ये अक्स ऐसा का ऐसा। तो ये अपने पास आ गई इस वलय की अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अपन ने क्या किया, दो अल्पांश लिए थे, फिर दोनों अल्पांशों के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र देखा था। विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर दो दिशाओं में था, तो अपन ने उसको घटकों में वियोजित किया। फिर अपन ने बोला कि साइन थीटा वाले जो घटक थे वो परिमाण में तो समान थे, दिशा में विपरीत थे, तो कट गए थे दोनों। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र किसके कारण मिला था अपने को, केवल कोस थीटा वाले घटक के कारण। तो एक कोस थीटा वाला घटक लिया अपन ने, जो ये किसके कारण था, अल्पांश के कारण। अब पूरी रिंग के कारण अपने को विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, उसका समाकलन कर देंगे। फिर अपन ने DE की वैल्यू रखी, अपन ने बोला DE1 और DE2 दोनों बराबर थे, तो DE की वैल्यू रख दी। कोस थीटा की वैल्यू अपन ने यहाँ से निकाल ली थी, x अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस अक्स स्क्वायर, वो वाली वैल्यू यहाँ पे रखी। बस कैलकुलेशन किया तो E अक्षीय कितना आ गया अपने पास, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस अक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसमें एक आप छोटी सी कंडीशन और लगा सकते हो, एक छोटी सी कंडीशन और भी लगा सकते हो। अगर अपन बोले कि अक्स स्क्वायर वेरी वेरी ग्रेटर देन टू एक्स वेरी वेरी ग्रेटर देन टू आर, यानी जो एक्स है वो आर से बहुत बड़ा है, तो आप आर को लगभग एक्स के लिए नेग्लिजिबल कर दो, 0 हो जाएगा। तो E अक्षीय कितना आ जाएगा, देखो के क्यू अपॉन केवल एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 यानी एक्स क्यूब और ऊपर एक्स, तो ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर। तो E कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आपके पास अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में, जहां पर अपन बात करेंगे गाउस का नियम क्या होता है, गाउस के नियम के अनुप्रयोग, यानी वहां पर अलग अलग स्थितियों में अपन विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे। तो इस लेक्चर में अगर कोई आपके डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।